शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृता भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। आज हम परुष संधि के अंतर्गत एक नई संज्ञा पढ़ेंगे, टी संज्ञा। और टी संज्ञा का सूत्र है अचोन्त्यादि टी। टी संज्ञा सूत्रम या टी संज्ञा सूत्र। सूत्र है अचोन त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी सूत्र का पदच्छेद कर देंगे तो अचः अंत्य आदि और टी, ये स्थिति बनेगी। अंत्य अचः टी करें कि किसी वर्ण समुदाय में कहीं पर स्वरों के समूह में या वर्णों के समूह में जो अंतिम स्वर वर्ण होगा उसकी टी संज्ञा होगी। मान लीजिए अ आ इ ई उ ऐसा हो और अच प्रत्याहार में पूछा जाए अच प्रत्याहार में किसकी टी संख्या होगी, तो अच प्रत्याहार के वर्णों को यदि हम गिन लेंगे, यदि अच प्रत्याहार इतने में यदि हम करेंगे, देखिए सुनिएगा, अच में किसकी टी संज्ञा होगी, तो अंतिम स्वर ये है तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। फिर आदिर यस जिसकी आदित्य यहाँ अच में पूरे की होगी। चलिए इसको इतने से जान लिए। फिर अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे अ ई उ री ली ए ओ औ। तो इसमें औ की होगी, औ नहीं होगा तो ओ की होगी, ओ नहीं होगा तो ऐ की होगी, ऐ नहीं होगा तो ए की होगी, ए नहीं होगा तो री को। जो भी अंतिम में आएगा, जो भी स्वर अंत में आएगा उसी स्वर की टी संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर चूंकि इन्होंने वर्ण समूह कहा है, अच्छा ये पहले इसको इतना पढ़ेगा, इसकी हम वृत्ति पढ़ लें। अभी यहाँ पढ़े अंत अचः, अंतिम अच की टी संज्ञा। फिर आदि, तो अंत अचः यस आदि तत् टी संज्ञा से वह अंतिम अच, वह अंतिम स्वर जिसके पहले होगा उसकी भी टी संज्ञा होगी। वह अंतिम स्वर जिसके पहले होगा उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह का कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए आ जाए सरिता शब्द, आ जाए सरिता। सरिता में स अ र ई त आ, यहाँ पर इसकी टी संज्ञा होगी आ की। अब यही सरिता से जब सरिता का रूप चलते हैं तो सरित शब्द तकारांत शब्द बनाते हैं, तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर यह अंतिम स्वर ई है तो ई सहित इसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी, इत की भी। आइए इसकी हम वृत्ति पढ़ें। अचाम मध्य यो अंत्य स आदिर यस तत् टी संज्ञम स्यात्। करें कि स्वरों के बीच में वर्ण समुदाय में जो अंतिम स्वर वर्ण होगा उसकी टी संज्ञा होगी, और वह टी संज्ञक स्वर वर्ण, वह टी संज्ञक वर्ण जिसके पहले होगा उस वर्ण की भी टी संज्ञा हो जाएगी। मतलब उस स्वर वर्ण के साथ साथ, बोलिए, उस स्वर वर्ण के साथ साथ उस अंतिम व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाती है। उस स्वर वर्ण के साथ साथ उस अंतिम टी संज्ञक स्वर वर्ण के साथ साथ उस अंतिम व्यंजन की वर्ण की भी क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। इस तरह से हम अचोन्त्यादि टी को पढ़े। फिर पढ़ लें कि अचो अर्थात स्वरों में जो अंतिम स्वर होगा उसकी टी संज्ञा होगी, और वह टी संज्ञक वर्ण जिस वर्ण समूह के पहले होगा। मान लीजिए ऐसी कंडीशंस आ जाए, कि यहाँ पर ई हो, यहाँ पर न, यहाँ पर च, यहाँ पर का, ऐसा कुछ, ये पूरे की इतने की टी संज्ञा हो जाएगी। तो इतने की टी संज्ञा हो जाएगी।
तो यहाँ जो है सरित में हमने ईत की बताया, सरिता में आ की बताया। तो इसी तरह से अभी आपने, या फिर जैसे मान लीजिए किसी का नाम, हमारा नाम मान लीजिए जैसे अजय है, हमारा नाम है अजय, तो इस अजय में अ, ज, आ, य, अ, यह है। तो अब एक स्वर यहाँ, एक स्वर यहाँ, इस स्वर की टी संज्ञा हो जाएगी। मान लीजिए यही अजय, य में हलंत होता तो इस स्वर की टी संज्ञा होती है और इसके साथ साथ इस व्यंजन वर्ण की भी टी संज्ञा हो जाती। इस सूत्र में केवल इतना बताया गया कि किसी वर्ण समूह में जो अंतिम स्वर वर्ण होगा उसकी टी संज्ञा होगी और उसके बाद जो वर्ण आएगा उसकी भी उसके साथ साथ टी संज्ञा कर दी जाती है। आइए आगे इसमें जैसे मनस दिया गया है, लिखा गया है, तो उसको देखेंगे। आइए हम अगला वार्तिक पढ़ लेते हैं, परु का सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम। अगला वार्तिक हम पढ़ लेते हैं, सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम। सकंध्वा दिशु पर रूपम, आगे वाच्यम है, वाच्यम, सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम, सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम, ये स्थिति बनी। और यही आगे नीचे दिया गया है, तट, तच, तच टेह, ये भी लिखा गया। तो कहे कि सकंध्वादि गण में, सकंध्वादि गण में जो पढ़े गए धातु होंगे या शब्द होंगे, जो भी सकंध्वादि गण में हम पढ़ेंगे, सकंध आदि गण में पठित शब्दों में पररूप संधि होती है, लेकिन वह संधि कहाँ होगी? कहे तच टी, वह टी संज्ञा वर्ण के स्थान पर होगी। मतलब सकंध आदि गण में पहले हम टी संज्ञा करेंगे, उसके बाद उसी के स्थान, उसी टी संज्ञा वर्ण के स्थान पर क्या करेंगे? पररूप संधि करेंगे। आइए, सकंध आदि गण में पढ़े गए शब्दों में पररूप संधि होती है और वह पररूप संधि टी के स्थान पर होती है, तच्चटेह। और वह क्या? वह पररूप टेह स्थाने, साथ वह टी के स्थान पर होगी। वह किसके स्थान पर होगी? टी संज्ञक वर्ण के स्थान पर होगी। इन्होंने उदाहरण दिया सकंधु हो, क्या दिया उदाहरण? सकंधु, शक, धन अंधु, शक, अंधु। अब आएगा यहाँ पर अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी सूत्र आएगा और इसमें कर देगा टी संज्ञा। टी संज्ञा करेगा कौन सा सूत्र? अचोन्त्यादि टी। फिर आएगा सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम, सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम आएगा और वह पररूप संधि करेगा। अब पूछा जाएगा कि किसके स्थान पर होगी पररूप? तो कहे तच्चटेह, उस टी संज्ञक वर्ण के स्थान पर पररूप हो जाएगा। उस टी संज्ञक वर्ण के स्थान पर, मतलब इस आ के स्थान पर पररूप होगा, मतलब इस आ, तो क्या हो जाएगा? पररूप में आ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ दीर्घ संधि की प्रवृत्ति होने लगती है। होता तो यहाँ पर सक, यहाँ पहले दीर्घ संधि की प्रवृत्ति होने लगा, सवर्ण दीर्घा आएगा और सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम रोक देगा। कहेगा नहीं, पहले यहाँ सक के आ की टी संज्ञा करेंगे और उस टी संज्ञा के स्थान पर पूर्व में पररूप करेंगे। उस टी संज्ञा के स्थान पर क्या करेंगे? सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम से टी संज्ञा कर देंगे। तो इस दोनों आ के स्थान पर आ हो जाएगा और यह रूप बन जाएगा शक अ और फिर धु, ऐसा रूप बन जाएगा। हम इसका योग कर देंगे तो शकंधु बन जाएगा। अगला उदाहरण इन्होंने दिया है करकंधु। अगला उदाहरण दिया गया है करकंधु। करकंधु जो है लिखेंगे करकंधु, यह इसका विच्छेद बनेगा कर्क धन अंधु। कर्क धन अंधु यह रूप बनेगा। अब कर्क से आ बाहर कर लेंगे तो ये बन जाएगा कर्क का आधा कर्क अ अंधु,
ऐसी स्थिति बनेगी। जब ये स्थिति बनेगी तो अचोन्त्यादि टी सूत्र आएगा और इस आ के स्थान पर अचोन्त्यादि टी सूत्र आएगा और इस आ के स्थान पर टी संज्ञा कर देगा। तो जब इस आ की टी संज्ञा हो जाएगी, इस आ की जब इस आ की टी संज्ञा हो जाएगी तो इन दोनों के स्थान पर सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम आएगा और वह आ कर देगा। जब आ कर देगा दोनों के स्थान पर तो यह कर्क अ अंधु बन जाएगा। फिर इसका योग करा देंगे तो करकंधु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करकंधु। फिर अगला उदाहरण है मनीषा। अगला उदाहरण क्या है? मनीषा। मनीषा हो गया। अब यह मनीषा जो होगा यह मनस धन ईसा, यह थोड़ा सा अलग तरह का उदाहरण है। मनस में अस की टी संज्ञा हो जाएगी तो मन अस ईसा, ये स्थिति होगी। अब इस अस यह जो है अचोन्त्यादि टी से इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। यह टी संज्ञक हो गया। कैसा हो गया? टी संज्ञक। अब इस टी संज्ञक और इस ईसा के ई दोनों के स्थान पर जब पररूप होगा तो ई हो जाएगा। सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम आएगा और दोनों के स्थान पर ई कर देगा तो ये हो जाएगा मन ई और शा। जब इसका योग करा देंगे तो यह मनीषा बन जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, जब भी आपसे पूछा जाएगा मनीषा में संधि कौन सी है? पररूप संधि है। किस सूत्र या किस वार्तिक से हुआ? सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम से हुआ। मनीषा में किसकी टी संज्ञा होती है? अस की टी संज्ञा होती है। तो ऐसा प्रश्न यदि आपसे पूछा गया आएगा तो आप कहिएगा मनीषा में मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? मनस धन ईसा होगा। मनस धन ईसा से मनीषा रूप क्यों बनता है? क्योंकि मनीषा मनस के अस की टी संज्ञा हो जाती है और उस टी संज्ञक अस और ईसा के ई दोनों के स्थान पर ई पर रूप होता है, इसलिए यहाँ पर मनीषा रूप बनता है। आइए तो आकृति गणो अयम, यह आकृति गण अर्थात इस गण में पठित शब्दों की जैसी आकृति वाले जितने भी शब्द मिलेंगे उनके अंतर्गत इसी तरह के कार्य किए जाएंगे। मतलब उनकी टी संज्ञा करेंगे, फिर उसमें पर रूप संधि का कार्य हम कर देंगे। आइए अगला इन्होंने दिया मारतंड। इन्होंने अगला जो उदाहरण दिया वह दे दिया क्या? मारतंड। यहाँ सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और हम इसका नाम है मारतंड। मारतंड, इसका विच्छेद है मृत धन अंड। मृत धन अंड। अब यहां बन जाएगा मृत अ अंड। ऐसी स्थिति बनेगी मृत अ अंड। जब यह स्थिति बनेगी तो इस स्थिति में मृत के आ की टी संज्ञा होगी अचोन्त्यादि टी से। अचोन्त्यादि टी से इसकी हम टी संज्ञा कर देंगे और फिर सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम तच्चटेह, इसके आधार पर इस मृत के आ और अंड के आ दोनों के स्थान पर आ कर लेंगे। तो क्या बनेगा? मृत अंड, यह रूप बनेगा। मृत अंड यह रूप बनेगा। मतलब आ अलग कर लीजिए, आ अंड, मृत अंड, ऐसा रूप बन जाएगा। जब हम इसका संयोग करेंगे तो यह यहीं पर पहले बन जाएगा मृतंड। क्या बनेगा? मृतंड। ये स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सूत्र आएगा तत्र भव। तत्र भव सूत्र, मृतंडे भव तत्र भव सूत्र आएगा तो मृतंड नी अण हो जाएगा। क्या बनेगा? मृतंड नी अण। जब ये आ जाएगा तो तद्धित प्रत्यय तत्र भव सूत्र से क्या होगा? अण प्रत्यय आ जाएगा। जब अण प्रत्यय आ जाएगा तो अपकृत तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा तद्धित प्रत्यय होने के कारण इस मृतंड
के बाद मृतंड ङी अण, मृतंग ङी अण, इस स्थिति में यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र आएगा। पहले कृत अधिस समासास्य सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी और बीच में ङी आएगा अण, और मृतंड के बीच में अण आ जाएगा और फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो के द्वारा इसके ङी का, इस सुप का लोप हो जाएगा। जो सुप का लोप हो जाएगा तो ये मृतंड, या मृतंड और अण हो जाएगा। इस अण के ण की हलंतम से एक संज्ञा हो जाएगी तो ये बन जाएगा मृतंड धन अ। ऐसी स्थिति में, ऐसी तद्धितेषु अचाम आदेह आएगा, तद्धितेषु अचाम आदेह आएगा और यह जो हम मृतंड के प्रारंभिक स्वर री को वृद्धि कर देगा। तो री को जब वृद्धि कर देगा तो वृद्धि में कौन सा स्थानांतर तमक आएगा, तो ये म और री को आ वृद्धि करेगा और ये तंड अ, ये स्थिति बन जाएगी। अब उरर अपरह आएगा, इस आ के बाद र लगा देगा तो ये म आ र उरर अपरह, फिर तंड और अ, ये स्थिति बन जाएगी म आर तंड अ। यस्येति च सूत्र के द्वारा मृतंड के ड में जो अ है, यहाँ का जो अ है, इस आ का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा म आर तंड अ। संयोग करेंगे तो ये मार तंड बनेगा। क्या बनेगा? मार तंड बन जाएगा। और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय आएगा तो मारतंडा रूप की सिद्धि हो जाएगी। तो कौन कौन से सूत्र लगेंगे ये देख लीजिए। मृत धन अंडा, इस स्थिति में अचुमत्यादि टी से मृत के आ की टी संज्ञा हो जाएगी। सकंद्वादिश पर रूपम से आ और मृत के आ और अंडा के आ, इनके स्थान पर मृत के आ और अंडा के आ, इन दोनों के स्थान पर पररूप आ हो जाएगा तो मृत अंडा बनेगा। तो रूप जब मिला देंगे तो मृत अंडा बनेगा। अब मृतंड, फिर मृतंड ङी अण तत्र भवः सूत्र के द्वारा इससे अण प्रत्यय लग जाएगा। मृतंड से अण प्रत्यय लगेगा और फिर तद्धित समासास्य, यह तद्धित है तो यहाँ पर नी मृतंड ङी अण ऐसी स्थिति जब हुई तो यहाँ पर तद्धित समासास्य सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से इस ङी की, इस ङी का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगी। इसकी संज्ञा कर देंगे, इसका फिर लोप कर देंगे। और जब यह लोप हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? मृतंड, क्या है? मृतंड अण, ये स्थिति होगी। फिर ण के आ की संज्ञा कर देंगे तो मृतंड अ बचेगा। और तद्धितेषु अचाम आदेश से मृतंड के मृ के री को आवृद्धि हो जाएगी। और यह आवृद्धि करने वाला सूत्र स्थानांतरतमः आएगा। जब स्थानांतरतमः सूत्र यहाँ मृ के री के स्थान पर आ कर देगा तो फिर आएगा सूत्र उरण रपरा और आ के बाद र का विधान करेगा तो यह बन जाएगा म आर तंड अ, म आर तंड अ। अब यहाँ पर यह सेत च सूत्र आएगा और इस तंड के अ, तंड में ड के बाद जो आ आता है उस आ का लोप कर देगा। तो ये बन जाएगा म आर तंड अ। ऐसी स्थिति होगी जब इसको मिलाएंगे तो मारतंड बन जाएगा। और फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आएगा और सु को वही उपदेशे जन्नासिक से स की सु के उ की संज्ञा करेंगे। फिर स हो जाएगा, सा सजुस रू से उसको रू हो जाएगा। फिर उपदेशे जन्नासिक करेंगे। फिर खर वसान और विसर्जनीय ऐसा सूत्र ले आकर के इसको हम वहाँ पर एक तरह से उसको अनुबंध लोप और विसर्ग करके हम वहाँ पर क्या कर लेंगे? उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हुए उसको हम जो है मारतंडा रूप की सिद्धि कर लेंगे। आइए आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे। ओमांगोच्च पढ़ना है, अंतादिवच्च पढ़ना है। और ये दो सूत्र पढ़ने के बाद संभवतः पररूप संधि को हम प्रणाम कर जाएंगे। फिर संधि शायद दीर्घ आगे बढ़नी है, दीर्घ पढ़नी है और पररूप दो संधियाँ और पढ़नी है हमको।
और धीरे धीरे पररूप का फिर प्रकृत भाव है। प्रकृत भाव जिसको हम संधि के अंतर्गत से बताए थे कि संधियाँ 5 होती हैं, और प्रकृत भाव को हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।